वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्वेता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इन वीडियोस के थ्रू हम लोग जो है DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूपी की विधायिका वाले क्वेश्चन पे अपने वीडियो को एंड किया था। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है सिवाय इसके। तो देखिए, हमारे देश में 3 तरीके के आपातकाल लगते हैं संविधान में, जिनका उल्लेख है। अनुच्छेद 352 के तहत लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगाया जाता है। दूसरा है 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य का जो राजनीतिक तंत्र है विफल हो जाता है तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर उस जगह पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो कि इंडिया में अभी एक भी बार नहीं लगाया गया है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस टाइम पे भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन है, एक है अनुच्छेद 20 और दूसरा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि से संबंधित है और अनुच्छेद 21 जो है फ्रेंड्स वो जीवन जीने के अधिकार, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये 2 अधिकार ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता, इनको लेकर आप न्यायालय में जा सकते हैं। बाकी जितने भी अधिकार हैं आपके, जो मौलिक अधिकार हैं, बाकी के सारे जो भाग 3 में दिए गए हैं आपके मूल अधिकार, उन सबको आप न्यायालय में नहीं जा सकते, किसी भी अदालत में आप नहीं जा सकते जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तब तक। तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जिसके तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने को निलंबित कर देता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही जो है वो इससे बचे हुए हैं। नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी ये निलंबित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने के लिए अधिकृत है सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नगर निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट करेक्ट। पहले मैं आपको नगर निगम के बारे में बता देती हूँ। नगर निगम उन नगरों में होता है जहाँ 10 लाख या उससे ज़्यादा की आबादी होती है। और नगर निगम का जो जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 243Q से लेकर 243ZG तक किया गया है। ये हमने लास्ट की कुछ वीडियोस में, किसी पहली वीडियोस में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स नगर निगम की जो संरचना होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नगर निगम में एक महापौर होता है जो उसका अध्यक्ष होता है। दूसरा होता है कमिश्नर जो कार्यकारी अधिकारी होता है वहाँ का। और नगर निगम को अलग अलग वार्डों में, छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है क्योंकि नगर निगम की आबादी इतनी ज़्यादा, तो हर एक वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। और उसके बाद जो है विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे कि नगर निगम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे जल आपूर्ति आ गया, सड़कों का निर्माण आ गया, सीवेज जो वहाँ का है, सीवेज की जो प्रणाली है वो नगर निगम के अंदर आती है। तो इसी से रिलेटेड इस तरीके से अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो नगर निगम काम करता है। तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। महापौर की अध्यक्षता में एक निगम परिषद होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महापौर जो है वो उसका अध्यक्ष होता है। और नगर आयुक्त या फिर कमिश्नर वहाँ का कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समितियां होती हैं। तो हाँ बिल्कुल, नगर निगम के पास स्वास्थ्य, वहाँ की शिक्षा, सीवेज, सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, इस तरीके के जो विषय हैं वो नगर निगम के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के बड़े शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ की आबादी 10 लाख या उससे ज़्यादा होगी वहीं पे जो है बड़े शहरों में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। और फोर्थ है, एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। तो इसमें ऊपर के 3 तो ठीक हैं और ये जो लास्ट वाला है ये वाला
गलत है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति डैश की अध्यक्षता में थी। द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेडेड बाय। तो देखिए भारतीय संविधान में 8 प्रमुख टोटल जो है वो 22 समितियां हैं, और जिनमें से 8 प्रमुख समितियां हैं और कुछ उप समितियां भी हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारी समितियां आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है JB कृपलानी जो है उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी उप समिति बनी थी। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय संविधान में सबसे बड़ी अगर समिति की आपसे बात पूछ ली जाए कि भारतीय जो ये समितियां हैं भारतीय संविधान की, इसमें सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो आप बताएंगे प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा द्वारा 9 प्रमुख समितियों को नियुक्त किया गया था। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की एक उप समिति थी। यह मौलिक अधिकार उप समिति थी जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। इसमें लिखा हुआ है 9 समितियां, मैंने पढ़ा है 8। एक बार आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे लगा कि मैंने पढ़ा है कि टोटल समितियां हैं वो 22 हैं और उनमें से जो मेन है वो 8 हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी डैश, वह पुत्र था किसका था। तो राजा महेंद्र जी जो थे वो राजा त्रिभुवन के बेटे थे और इन्होंने जो है नेपाल में लोकतंत्र पंचायत लोकतंत्र की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा त्रिभुवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1960 में राजा महेंद्र द्वारा नेपाल में दल विहीन पंचायत प्रणाली की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था 1990 के दशक तक लागू रही। राजा महेंद्र जो है वो त्रिभुवन के पुत्र थे, राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। सेकंड है, बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। तो देखिए ये जो दो लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्लास 10th की NCERT से एक ही चैप्टर से बैक टू बैक आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चैप्टर का नाम है जनसंघर्ष, इस तरीके से करके उसका नाम है। उसी से बैक टू बैक क्वेश्चन है जिसमें बोलीविया और नेपाल दोनों का जिक्र किया गया है। ठीक है, बोलीविया में क्या हुआ था कि वहाँ पे बोलीविया कहाँ है, पहले तो एक लैटिन अमेरिका का एक देश है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि पानी की आपूर्ति का जो जिम्मेदारी होती है वो या जो अधिकार होता है वो नगर निगम के अंडर में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बोलीविया में गवर्नमेंट ने पानी की आपूर्ति का जो जिम्मा है वो नगर निगम से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया कि कोचमबम्बा शहर में जल आपूर्ति का जो जिम्मा था वो नगर पालिका से लेके अधिकार से लेके एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया। तो क्या हुआ, मतलब यानी कि पानी की आपूर्ति का जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो गया। ठीक है, अगर नगर निगम वहाँ काम करती है तो वो सारी चीज़ें अंडर गवर्नमेंट आती हैं, तो सरकार सभी के हितों को देख के कुछ योजना बनाती है। अब प्राइवेटाइजेशन में एक यही तो प्रॉब्लम है, काम बहुत तेज़ी से होता है, जल्दी होता है, लेकिन क्या है वहाँ पे सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए वो सारी जनता को नहीं देखते हैं कि हाँ सब लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को उस खर्च को वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हुआ क्या, जो मल्टीनेशनल कंपनी को बेचा था तो उसने क्या किया, जो रेट थे उस टाइम पे प्रेजेंट रेट थे उससे 4 गुना रेट बढ़ा दिया। अब सबको प्रॉब्लम हो गई, सबके जो पानी के बिल थे वो बढ़ के आने लग गए। कोचमबम्बा शहर के लोगों के जो बिल थे वो बढ़ के आने लग गए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है, बहुत नेसेसिटी वाली चीज़ है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। एक कोई ऐसी लग्जूरियस चीज़ का अगर आप दाम बढ़ाएं तो समझ में आता है, लेकिन पानी तो हर गरीब अमीर की ज़रूरत होती है और कहीं ना कहीं आपको हर दिन की ज़रूरत है। हर गरीब अमीर की है और साथ ही साथ में आप खाना बनाएं, कपड़े धुलें, कुछ भी करें, हर दिन आपको पानी के बिना आप नहीं रह सकते। तो जब लोगों के 4 गुने दाम बढ़ गए तो और उन्होंने जन संघर्ष शुरू कर दिया।
तो जो एक जन आंदोलन जो है वहाँ पे भड़क गया। जनवरी में आंदोलन हुआ, फरवरी में आंदोलन हुआ, उसको दबा दिया गया। फिर उसके बाद अप्रैल में तो जाके वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। ये जब आप 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल से ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। तो हुआ क्या कि अप्रैल में मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जन आंदोलन जो है वो कुछ टाइम के लिए दब जाता था। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी थी, प्रॉब्लम हर दिन की थी, ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि इंसान उसको भूल जाए तो वो आंदोलन दब सकता है, लेकिन हर दिन लोग जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिस चीज़ को हर दिन लोग प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वो आंदोलन फिर से उभरा। और अंततः क्या हुआ, सरकार को जो है वो लोगों की बात माननी पड़ी। जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी बात माननी पड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी को वहाँ से भागना पड़ा और सरकार को उनकी सारी बातें माननी पड़ी। तो इस सारी चीज़ को जो है बोलीविया के जल संकट नाम से जानते हैं। तो ये जो ऑप्शन है इसको, हाँ, वहाँ की समाजवादी जो पार्टी थी उसने इसको समर्थन दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। और दूसरा है बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष। ये संघर्ष जो है वो बहुत लोकप्रिय हुआ था कि एक विशिष्ट नीति के बारे में था, कोई स्पेसिफिक पॉलिसी थी, हाँ, जल से रिलेटेड पॉलिसी थी, तो उसी के बारे में था। तो दोनों ही ऑप्शंस जो है फ्रेंड्स ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन सिविक्स की और हिस्ट्री की ये एनसीईआरटीज़ आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी हैं। इनको पढ़े बिना प्लीज़ मत जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यू करा रही हूँ तो वहाँ से सीधे सीधे आपसे पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने पीवाईक्यू को अगर आपने एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ा है तो सीधी स्टेटमेंट वहाँ से उठा के पूछ ली गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ लोगों के सफल संघर्ष से पता चलता है कि लोकप्रिय संघर्ष लोकतंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। तो जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे उनके कामकाज करने का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोगों के पास लोग जो है अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं अगर उन्हें सच में कोई प्रॉब्लम होती है। सरकार भी इस पर, जब संघर्ष बहुत ज़्यादा हो जाता है, सरकार भी इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाती है। वो विचार करती है और देखती है, अगर पाती है कि हाँ सच में इसमें इस सिचुएशन में कानूनों में चेंज करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो सारे कानून जो है उनमें कुछ नीतियों में चेंजेस हो जाता है। बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध में समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया था। संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था क्योंकि जल की आपूर्ति से रिलेटेड था, बस एक ही मुद्दा था उन लोगों का। विश्व बैंक ने बोलीविया की सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति पर नियंत्रण देने का दबाव डाला। सरकार ने कोचमबम्बा शहर के लिए इन अधिकारों को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी को भेज दिया था। और मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया, उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझा और सीधा अपने प्रॉफिट के लिए जो वहाँ के रेट थे उसको 4 गुना बढ़ा दिया, जिससे वहाँ के लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित हुआ और उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया। एक लोकप्रिय संघर्ष के बाद एमएनसी के साथ अनुबंध रद्द कर दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो जब संघर्ष बहुत ज़्यादा हुआ तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था सरकार के द्वारा एमएनसी और सरकार के बीच, तो वो उसको फिर रद्द कर दिया गया और सरकार लास्ट में सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई और पुरानी दरों पर नगरपालिका को पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। और जो पुराने रेट थे और नगरपालिका के अंडर ये जो है डिपार्टमेंट आता है जल आपूर्ति वाला, तो नगरपालिका को ही वो डिपार्टमेंट दे दिया गया और जो रेट पुराने थे उन्हीं पर ये जो है आपूर्ति बहाल कर दी गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो देखिए, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आता था। पहले जो है वो 7 अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, तो संपत्ति के अधिकार को निरसित कर दिया गया और अब इसे 300A अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
संपत्ति का अधिकार 1978 तक एक मौलिक अधिकार था, जैसा कि मैंने बताया कि जब संविधान लागू हुआ हमारा 1950 में, तब से लेके 78 तक, जब तक 44वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, 44th अमेंडमेंट नहीं हुआ था संविधान में, तब तक ये एक मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आता था। लेकिन जैसे ही 44th अमेंडमेंट में इसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा के अब एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया है। और ये इसका विवरण आपको 300 का यानी कि 300 सब क्लॉज ए में मिलता है। इसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, पहले 7 थे जब संविधान बना था, अभी 6 हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके सिलेबस में बाकायदा एक टॉपिक करके दिया हुआ है, तो इनको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी हर चीज़ तो वो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी। मुझे उसके लिए अगर अलग से वीडियो बनानी हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दूंगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप इसको डिटेल में करके जाइएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार शहरी स्थानीय निकाय नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, टाउन एरिया कमेटी, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाओं और जो है वो छावनी बोर्ड। आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है वो शहरी निकाय का क्षेत्र नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। शहरी स्थानीय निकाय किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। भारत में कई प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, विशेष प्रयोजन एजेंसी, नागरिक प्रशासन विभाग, बंदरगाह न्याय, छावनी बोर्ड। ये सारे जो हैं वो शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्रों में आते हैं। और सार्वजनिक उपक्रम समिति संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय द। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में 3 तरीके की गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक मिनट, इसके 3 पार्ट होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ होता है ग्राम पंचायत, यहाँ होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, और ये है ब्लॉक लेवल पे, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, और ये है जिला पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पंचायत। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच होता है या फिर प्रधान, और ब्लॉक लेवल पे जो है वो प्रमुख होता है, और जिला पंचायत पे जो है वो चेयरमैन होता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ग्राम पंचायत का नेतृत्व कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है, यह नियमित रूप से मिलता है और इसका मुख्य कार्य इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के विकास के कार्यक्रमों को लागू करना होता है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, एक गांव का एक ही प्रधान होता है और कभी कभी कई छोटे छोटे गाँव का एक ही प्रधान होता है। तो जितने भी गाँव उसके अंडर में आ रहे होते हैं उन सभी का विकास करना भी उस प्रधान की जिम्मेदारी होती है। जितने भी विकास कार्यक्रम जितने भी डिपार्टमेंट उसके अंडर आते हैं, जैसे नालियों की सफाई करना, सड़कें अगर टूटी फूटी हैं उनको बनवाना, जल निकासी अच्छे से होना, जल की आपूर्ति होना, स्कूल जो वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल खुले हुए हैं उनके भवनों का विकास करना, इस तरीके के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी को जो है एक प्रधान को देखना होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित करना होता है। ग्राम पंचायत के कार्यों में जल स्रोत, सड़कों, नालियों, जल निष्कासित स्कूल भवनों
और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों को निर्माण और रखरखाव, यानी कि अगर कोई भवन टूट गया है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भी होते हैं, जैसे पंचायत भवन वहाँ पे होता है गांव में, या फिर स्कूल जो होते हैं गवर्नमेंट वाले जो स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, उनके भवनों का पुनर्निर्माण कराना है, तो ये सारी चीज़ें, तो उन सब का निर्माण और रखरखाव जो है वो करवाना, स्थानीय कर लगाना और एकत्र करना, ये सब जो है वो शामिल होता है प्रधान जी के कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्यता के कम से कम बहुमत की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इम्पीचमेंट जो है यानी कि महाभियोग, वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। अच्छा, महाभियोग लगाया क्यों जाता है? राष्ट्रपति, अगर ये लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो उस दशा में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इसके लिए संसद के किसी भी सदन, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन से एक संकल्प पारित किया जाता है 2/3 मेजॉरिटी से, मतलब जो वहाँ के मेंबर्स हैं उसमें से 2/3 लोगों के द्वारा ये जो है संकल्प पारित किया जाता है, और फिर वो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में इसकी जांच होती है, यानी कि अगर लोकसभा से संकल्प पारित हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा से पारित हुआ है तो लोकसभा में भेजा जाएगा, वहाँ पे इसकी जांच होगी। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति को जो है अपनी सफाई देने का चांस मिलता है कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके, और ये जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, 2/3 मेजॉरिटी से इसको जो है पास करना ज़रूरी है। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जो है अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारत का पहला व्यक्ति कौन है, तो वो राष्ट्रपति उसका आंसर होता है। तो ये पूरे गणराज्य का प्रमुख होता है। वह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये तो नाम मात्र का होता है, प्रधानमंत्री जो है वो एक्चुअल प्रमुख होते हैं, लेकिन ये नाम मात्र का होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि 2/3 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव जो है संकल्प रखेंगे, दूसरे सदन को देंगे, और तब जाके प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट है, ये आप अच्छे से करके जाइएगा। आप देख ही रहे होंगे पिछली बार कितने सारे जो है क्वेश्चंस वो इससे घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। कभी नगर पालिका के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी उसकी अनुसूची पूछ ली जाती है, कभी उसके विषय पूछ लिया, इस तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें उसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैं अपनी साइड से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ, इसके आसपास की इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। तो इससे जो रिलेटेड है फ्रेंड्स वो है 12th जो है वो अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, और 11th सूची जो है वो आपकी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस अनुसूची में 18 विषय हैं, और जो मैंने आपको बताई 11वीं अनुसूची उसमें 29 विषय हैं, वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आज तक की वीडियो में हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। एक पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। कहने को हमने सिर्फ 90 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने 125-150 क्वेश्चन से कम नहीं किए, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो होती है वो पढ़ लेते हैं। मैं आपको बुक में तो जो है वो तो बता ही रही हूँ, उसके अलावा भी जो और कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो कल से हम अपना नया जो है पेपर स्टार्ट करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।